डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है ना। लास्ट 3 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर्ड किया है, जिसमें एक है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद देखा पीएमएफ क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो ये जो टॉपिक्स है ये लास्ट 3 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। सो आई होप कि आप सब बच्चों ने वो वीडियोस लेक्चर अगर देखे होंगे। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप वो 3 वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर आप वो 3 वीडियो लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखोगे, आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, तो आज जो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और जाके पहले प्रीवियस वीडियोस आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। अच्छा, इस साल दैट मीन्स जो बच्चे 2021 में अपने महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 आने वाली है। एक्सरसाइज 7.2 उनके लिए डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है ना। फिर से एक बार बोलो, जो बच्चे 2021 में महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.1 सिलेबस में है और एक्सरसाइज 7.2 सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो स्कूल और कॉलेजेस बंद है इतने दिनों से, तो गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, जिसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में से 7.2 ये एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है 2021 वाले बच्चों के लिए। इसके बाद जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे 22 में एग्जाम देंगे, 23 में एग्जाम देंगे, उनके लिए कंप्लीट सिलेबस रहेगा। 7.1 भी होगा और 7.2 भी होगा, ठीक है। तो इस बात का नोट कर लेना, ओके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके बीच का डिफरेंस, कि जब आप 6 बार कॉइन को टॉस करोगे तो हेड और टेल, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल के बीच में जो डिफरेंस, जो भी नंबर आएगा वो बताना है हमें। तो आप ऐसा सोचो कि अगर आप कॉइन को 6 बार टॉस करते हो, कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, तो आप ये बताओ कि आपको हेड क्या क्या मिल सकते हैं ना, नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है आपको 0 बार हेड मिल जाए, 1 बार पे हेड नहीं मिला होगा। 6 बार आपने जब कॉइन को टॉस किया तो आपको 0 हेड मिल गए, या हो सकता है कि 1 ही बार हेड मिला होगा, या 2 बार, या 3 बार, या 4, 5 या 6 के 6 बार हेड मिला हो, यही पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंगली टेल कितने मिले होंगे, नंबर ऑफ टेल्स। अगर आपने कॉइन को 6 बार टॉस किया है और अगर आपको 0 हेड मिला है, मतलब कितने टेल मिले होंगे, 6 टेल्स मिले होंगे। अगर आपको 1 बार ही हेड मिला है तो टेल कितने बार मिले होंगे, 5 टाइम्स। अगर आपको 2 बार हेड मिला है तो टेल कितने टाइम्स मिलेंगे, 4। ऐसा करते करते 3, 2, 1, 0। तो ये हमने केसेस देख लिए कि अगर हम किसी कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं तो ये नंबर ऑफ हेड हो सकते हैं और ये नंबर ऑफ टेल्स हो सकते हैं। लेकिन x क्या बोला गया हमें, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। नो, सिंपली है कि x डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का। तो आप देख लो, नंबर ऑफ हेड अगर 0 है और नंबर ऑफ टेल अगर 6 है तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ हेड 1 है और नंबर ऑफ टेल 5 है तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, उनका डिफरेंस 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ हेड 2 है, नंबर ऑफ टेल 4 है, तब उनका डिफरेंस कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। नंबर ऑफ हेड 3 है, नंबर ऑफ टेल 3 है, तब डिफरेंस कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, आगे जब आप ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ हेड 4 है, नंबर ऑफ टेल 2 है, तब डिफरेंस कितना आएगा, तब डिफरेंस आ जाएगा -2।
नंबर ऑफ हेड अगर 5 है, नंबर ऑफ टेल अगर 1 है, तब डिफरेंस कितना आएगा? -4। नंबर ऑफ हेड अगर 6 है, नंबर ऑफ टेल अगर 0 है, तब डिफरेंस कितना आएगा? -6। समझ में आ रहा है? तो यही हमें रिप्रेजेंट करना था, यही तो हमें बोला था व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, सबको बात समझ में आई? अगर किसी को बात समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और अच्छे से समझो कि मैंने क्या फाइंड आउट किया या मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 2 balls are drawn at random। उसमें से क्या किया हमने? 2 बॉल्स निकाले। X denotes number of black balls drawn। X का रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, जो हमने बॉल निकाले हैं वो कितने होंगे। What are the possible value of X? तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है और आप उससे 2 बॉल निकाल रहे हो, लेकिन X को रिप्रेजेंट किया, X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपको एक बार भी ब्लैक बॉल नहीं मिला हो, फर्स्ट टाइम भी रेड बॉल मिला हो, सेकंड टाइम भी रेड बॉल मिला हो, या हो सकता है आपको एक ही बार ब्लैक बॉल मिला हो, या हो सकता है आपको दोनों बार भी ब्लैक बॉल मिल गया हो। ये रहेगा अपना रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी state which of the following are not the probability mass function of a random variable given reason for your answer। मतलब ये कुछ 4 आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, आपको पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मास फंक्शन नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मास फंक्शन नहीं, यानी कि पीएमएफ नहीं है। तो पीएमएफ के लिए क्या कंडीशन थी? पीएमएफ के लिए कंडीशन ये थी कि सभी के सभी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। सभी के सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि सभी प्रोबेबिलिटीज की सम 1 आनी चाहिए। ठीक है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पीएमएफ होने के लिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए। ठीक है, तो चलो वही चेक करते हैं। तो जब मैं फर्स्ट वाले में देख रहा हूँ, फर्स्ट वाले में इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4, 0.4, 0.2 है। तो ये तो पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है कि सभी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन कि सभी प्रोबेबिलिटीज की सम देख लेते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3। सभी प्रोबेबिलिटी की सम 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। इन सभी प्रोबेबिलिटीज की सम कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है ना, यानी ये जो आपको दिया है ये क्या है? एक पीएमएफ है। गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बात समझ में आई? तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को पीएमएफ होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो इसने पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड किया, इसने दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। तो अबो डिस्ट्रीब्यूशन इज पीएमएफ। ये क्या है? एक पीएमएफ है। ठीक है, वैसे सेकेंड वाले के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है क्या? नहीं, सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में नहीं है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो प्रोबेबिलिटी है, आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी 4 इज नॉट लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी 4 लाइज नहीं कर रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? -0.1 आ रही है ना। प्रोबेबिलिटी 4 जो है वो कितना है? -0.1, और -0.1 0 और 1 के बीच में लाइन नहीं करता है। इसलिए हम बोलेंगे कि अबो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पीएमएफ। ये पीएमएफ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है चेक करना कि पीएमएफ है या नहीं है करके। ठीक है, थर्ड चेक कर लेते हैं। क्या सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है? हाँ, सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में तो है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सभी के सभी 0 और 1 के बीच में। क्या सभी प्रोबेबिलिटी की सम 1 आएगी? हाँ, बिल्कुल आ जाएगी। आप देख लो, P1 प्लस P2
प्लस P3 जब आप करोगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 जब आप करोगे तो कितना 0.1 प्लस 0.6 0.7 प्लस 0.3 1। तो ये एक क्या है, PMF है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक PMF है। वैसे यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ सभी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है क्या? हाँ, सभी के सभी प्रोबेबिलिटी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सभी के सभी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, यानी फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड कर रही है। सेकंड कंडीशन चेक कर लेते कि क्या सभी प्रोबेबिलिटीज की सम 1 आएगी क्या? सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इन सभी की सम कितनी आ रही है? इन सभी की सम आ रही है 0.3 प्लस 0.2 0.5 प्लस 0.4 0.9 प्लस 0 0.9 प्लस 0.05, तो यह आ रहा है 0.95। ये कितना आ गया 0.95, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये 1 के इक्वल में है क्या? नहीं है। तो ये एक क्या है? PMF नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में वही फिर से चेक करना है। अच्छा, बहुत से बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कोई रैंडम वेरिएबल को चेक करने लग जाते हैं। रैंडम वेरिएबल चेक नहीं करना होता, अपने को सिर्फ चेक करना होता प्रोबेबिलिटीज कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है या नहीं है, या प्रोबेबिलिटी की सम 1 आ रही है या नहीं, बस इतना चेक कर लो। रैंडम वेरिएबल 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो, कुछ भी हो सकते हैं। रैंडम वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या सभी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है क्या? हाँ, सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, 0.6 0.1 0.2। और क्या सभी प्रोबेबिलिटीज की सम 1 आ रही है क्या? तो P1 प्लस P2 प्लस P3 करके देख लेते हैं। तो P1 मतलब 0.6, P2 मतलब 0.1, P3 मतलब 0.2। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.9। कितना आ गया? 0.9। क्या ये 1 के बराबर में है क्या? नहीं, ये 1 के बराबर में तो नहीं है। सो P1 प्लस P2 प्लस P3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, अबो डिस्ट्रीब्यूशन या गिवन डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट PMF, इज नॉट PMF। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ते फिर सिक्स्थ पार्ट के साथ ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे भी हमें रैंडम वेरिएबल 0 -1 -2 दिया है, उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी 0.3 0.4 0.3 दिया है। तो जब आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में तो है, सभी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है। लेकिन क्या सभी प्रोबेबिलिटीज की सम 1 आएगी क्या? वो भी देख लेते हैं। ये है 0.3 फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, 0.4 प्लस 0.3। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा 1। ये कितना मिल जाएगा? 1। तो सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में भी है और सभी प्रोबेबिलिटी की सम 1 भी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो क्या है? PMF है। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें PMF है या नहीं ये चेक करना होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक बॉक्स हमें तैयार करना है। किसके लिए? फर्स्ट दिया है, इसमें 3 सब क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब मैं अगर कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं तो उसमें हेड मिलने के लिए, नंबर ऑफ हेड मिलने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन देखो इसका। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप कितने कॉइन को टॉस कर रहे हो? 2 कॉइन को टॉस करो। 2 कॉइन्स आर टॉस। ठीक है ना, 2 कॉइन को अपन क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। अच्छा, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? सैंपल स्पेस बनता है या तो दोनों इस पे हेड मिले होंगे, HH, HT, TH या TT। तो N ऑफ S की अगर बात की जाए तो N ऑफ S कितना मिल गया अपने को? 4। N ऑफ S मिल गया 4। अच्छा, X क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ हेड। X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड। अब आप ही सोचो कि अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हो सकता है आपको 0 हेड मिल जाए। 0 हेड का मतलब टेल, या हो सकता है आपको एक ही बार हेड मिले। अब एक बार हेड कभी भी मिल सकते हैं, या तो फर्स्ट इसमें हेड मिला होगा, दूसरे इसमें टेल, या
पहले इसमें टेल मिला होगा, दूसरे इसमें हेड मिला, तो एक ही बार हेड, या हो सकता है दोनों बार हेड मिल जाए, फर्स्ट इसमें भी हेड मिला हो, सेकेंड इसमें भी हेड। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 0 1 2। अब अगर मैं आपको पूछूं कि 0 रैंडम वेरिएबल के लिए, मतलब 0 टाइम्स हेड मिलने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0 टाइम्स हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट मुझे टेल मिले होंगे, तो एक ही बार ऐसा होगा, कितने में से, 4 बार में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। अच्छा, एक ही बार हेड मिला होगा, एक ही बार हेड मिला होगा, तो एक बार हेड आपको कितने टाइम्स मिल सकता है, 1 और 2 बार मिल सकता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2/4, कितने आ जाएगी, 2/4। और दोनों बार हेड मुझे सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, HH, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/4, 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इसमें रैंडम वेरिएबल लिखेंगे फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में लिखेंगे उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो 0 रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4, 1 रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 2/4, 2 रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। तो ये आपका मिल गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, अगेन वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें तैयार करना है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ टेल्स के लिए करना है। किसके लिए, नंबर ऑफ टेल्स, और कॉइन को हम कितने बार टॉस करें, 3 बार टॉस कर रहे हैं। तो अगर हम, जैसे आपको पता है, कॉइन को 1 बार टॉस करते हैं तो 2 रिजल्ट मिलते हैं, कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो 4 रिजल्ट मिलते हैं, कॉइन को अगर 3 बार टॉस करेंगे तो 8 रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस लिखने का एक सिंपल तरीका देखो, आपको बताता हूँ, 8, ठीक है ना, 8 रिजल्ट मिलेंगे। पहले 4 बार H लिख लो, 4 बार T लिख लो, 4 बार H 4 बार T। इससे क्या होगा कि कोई भी पॉसिबिलिटी रिपीट नहीं होगी और आप कोई भी पॉसिबिलिटी को भूलोगे नहीं। 4 बार H 4 बार T, फिर 2 बार H लिखो, 2 बार T लिखो, ठीक है, और फिर 1 बार H लिखो, 1 बार T लिखो। कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी मिस हो गई करके, या ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि अच्छा 3 बार H मिलेगा, पहली बार H मिलेगा, दूसरी बार H मिलेगा, फिर T मिलेगा, तो ऐसे सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि आप एक हाथ पॉसिबिलिटी भूल भी जाओ या कोई एक हाथ पॉसिबिलिटी रिपीट भी कर दो। लेकिन ये एक सिंपल तरीका है कि 8 पॉसिबिलिटी को ध्यान रखने का। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, H H H, उसके बाद H H T, फिर H T H, फिर क्या आएगा H T T, फिर क्या आएगा T H H, फिर उसके बाद T H T, फिर T T H, और फिर लास्ट में T T T। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी, 8 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो फिर हमें n ऑफ s क्या मिलेगा, n ऑफ s मिल जाएगा 8। अब बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन करें। तो रैंडम वेरिएबल हमें नंबर ऑफ टेल्स डिफाइन करना है, नंबर ऑफ टेल्स। तो क्या क्या हो सकता है रैंडम वेरिएबल, क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आपको 0 टेल्स मिल जाए, एक बार भी ना मिले, हो सकता है एक ही बार टेल मिले, हो सकता है 2 बार मिले, या हो सकता है 3 बार टेल मिल जाए। तो फिर उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, 0 टेल आपको कितनी बार मिलेंगे, 0 टेल आपको एक ही बार मिल रहे। 0 टेल मिलने का मतलब तीनों की तीनों हेड मिले होंगे, कितने में से, 8 बार में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। अच्छा, एक ही बार टेल आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, एक ही बार टेल। तो एक ही बार टेल कहाँ कहाँ मिला, देखो यहाँ पे एक बार मिल गया, यहाँ एक बार मिला, यहाँ पर एक बार मिला, यानी 3 बार मिल रहे हैं। तो 3/8, 8 में से 3 बार मिल सकते हैं अपने को, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अच्छा, 2 टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये देखो 2 टेल आपको कितने टाइम्स मिल रहे हैं, 2 टेल्स, यहाँ एक बार मिल गया, यहाँ एक बार और यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पे भी 3/8 होगी प्रोबेबिलिटी। और फिर 4 बार, सॉरी 3 बार टेल्स आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। तो इस तरीके से अपने को सभी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और फिर उनसे रिलेटेड रैंडम वेरिएबल, उनसे रिलेटेड एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है, एक ऐसा बॉक्स। तो 0 टेल के लिए
क्या प्रोबेबिलिटी मिली हमें? 1/8। ठीक है, 1 रैंडम वेरिएबल के लिए 3/8, 2 रैंडम वेरिएबल के लिए भी 3/8 और 3 रैंडम वेरिएबल के लिए 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या तैयार करना है? एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल चल रहा है अब तक तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं आया। ठीक है, वीडियोस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। अगेन यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड आउट करना है, बट किसके लिए? नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब इस बार हम कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं और उसमें हमें नंबर ऑफ हेड के लिए प्रोबेबिलिटीज बतानी है। हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितने सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो 3 बार जब हम टॉस कर रहे थे तो 8 एलिमेंट आए थे, 4 बार टॉस करेंगे तो 16 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 16 एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है। तो 16 एलिमेंट्स को लिखने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि पहले 8 बार आप h लिख लो। ठीक है ना, पहले 8 बार आप h लिख लो और फिर 8 बार आप टेल लिख लो। इस तरीके से। ठीक है ना, 8 बार h, 8 बार टेल, फिर 4 बार h लिखो। ठीक है ना, 4 बार h लिखो, 4 बार टेल लिखो, 4 बार h लिखो, 4 बार टेल लिख लो, फिर 2 बार h लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार h, 2 बार टेल, फिर 2 बार h, 2 बार टेल। यही चीज़ अपने को रिपीट करते जानी है। फिर 1 बार h, 1 बार टेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये 16 पॉसिबिलिटीज़ तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सैम्पल स्पेस बना लो जिसमें 16 पॉसिबिलिटीज़ लिख लो। ठीक है, जैसे कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 16 पॉसिबिलिटी हमने लिखी। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर ये सब इतना सब कुछ लिखना ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं तो मैं आपको पूछूंगा कि 2 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप कैसे इमेजिन कर पाओगे कि आपको 2 बार हेड कितने बार मिला? ठीक है, तो अगर आपके पास एक बार सैंपल स्पेस बन के रेडी है तो आप आसानी से बता सकते हो। ओके ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने मिल गए? 16। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड को। तो नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकती है? या तो 0 हेड मिलेगी, या 2, या 3, या 4। 0, 1, 2, 3, 4 यही हो सकता है। 0 हेड मिल सकता है, या एक ही बार हेड मिलेगा, 2 बार, 3 बार, या 4 बार। तो 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी मतलब 0 हेड्स कितने बार मिलेंगे? तो 0 हेड आपको एक ही बार मिलेंगे, यानी तीनों बार टेल मिल गए, यानी 1/16। अच्छा, एक बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले देखना पड़ेगा कि एक बार हेड हमें कितने बार मिल सकता है। एक बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बार हेड देखो, यहां पे देखो ना, यहां पे आपको एक बार हेड मिला है सिर्फ, फिर यहां पे भी एक ही बार हेड मिला है, फिर यहां पे भी एक ही बार हेड मिला, और यहां पे भी एक ही बार हेड मिला, यानी कितने बार मिला है? 4 बार। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16। ओके, 2 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी देखो, 2 बार हेड आपको कितने टाइम्स मिल रहे हैं? 2 बार हेड, यहाँ एक बार मिल गया, यहाँ एक बार मिला, 2 हो गए, यहाँ एक बार मिल गए, 3 हो गए, यहाँ एक बार हो गए, 4 हो गए, 5, 6। ठीक है, ये आ जाएगा 6/16। 6/16। अच्छा, फिर देखो कि 3 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 बार हेड कितने बार मिल रहे हो? वो देखो, 1, 2, 3, 4 ही बार मिल रहे, तो ये हो जाएगा 4/16।
और 4 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये तो एक ही बार मिलेगा, तो 1/16। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेते हैं और उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। ओके, तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 1/16। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 4/16। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 6/16। 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 4/16। और 4 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/16। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के मेरे तीनों वीडियोस देख लिए हैं ना, तो आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने वो तीनों वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल वे में इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा है। तो फिर तो एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई where success is defined as number greater than 4 appear on at least one die। मतलब आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूं कि आपके पास मान लो 2 डाई है, ठीक है, आपने क्या किया, 2 डाई को फेंका, आपने ये डिफाइन करके रखा है कि आप तभी सक्सेस हो जाओगे जब उन 2 डाई के ऊपर जो नंबर है वो 4 से बड़े आने चाहिए। 4 से बड़े यानी 5 आया तो भी आप सक्सेस हो गए, 6 आया तो भी आप सक्सेस हो गए। उसके बाद को कि आपने डाई को फेंका 2 बार, अगर उस पे 5 या 6 आ गया तो आप सक्सेस है, ये होता है। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या क्या चीजों की जरूरत गिरेगी? तो सबसे पहले आपको जरूरत गिरेगी सैंपल स्पेस की। सबसे पहले आपको जरूरत गिरेगी सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस आपको पता है, यहाँ पे सैंपल स्पेस 36 रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना, और 36 रिजल्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली लिख सकते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में लिखा के दिखाया आपको, ठीक है, 36, लेकिन आप में से काफी सारे बच्चों को 36 रिजल्ट पता है। अगर कुछ बच्चों को 36 रिजल्ट नहीं पता तो वो पता कर लो 36 रिजल्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। कहां से शुरू होंगे? पहले डाई पे 1 मिलेगा, दूसरे डाई पे 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करते करते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ऐसे हमें कितने रिजल्ट मिलेंगे? 36 रिजल्ट। तो n ऑफ s क्या हो जाएगा हमारा? n ऑफ s हो जाएगा 36। अब बात करते हैं x। x का मतलब क्या है? x पहले तो समझो फिर से एक बार कि x क्या है? x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सक्सेस, और नंबर ऑफ सक्सेस किस पे डिपेंड है कि आपको 4 से बड़े नंबर कितने बार मिल सकते हैं। तो 4 से बड़े नंबर क्या क्या होते हैं? 5 और 6। तो आप समझो कि आपने डाई को थ्रो किया, डाई को दोनों बार थ्रो किया, तो आपको पहले थ्रो में भी 5 या 6 नहीं मिला, दूसरे थ्रो में भी 5 या 6 नहीं मिला, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब क्या हुआ? अब आपने या तो फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपने डाई को दोनों बार फेंका, हो सकता है पहली बार में 5 मिला हो, दूसरी बार में 5 या 6 ना मिला हो, यानी एक ही बार सक्सेस हो गए। या हो सकता है पहली बार 6 मिला हो, दूसरे इसमें 5 या 6 ना मिला हो, तब भी आप एक ही बार सक्सेस हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड रैंडम वेरिएबल क्या आएगा? 1। एक समझ रहे हो ना बात को, कि एक ही बार आप सक्सेस हुए, एक ही बार सक्सेस हुए। या हो सकता है आप दोनों बार सक्सेस हुए हो। अब दोनों बार सक्सेस भी कैसा हो सकता है? पहली बार में 5 मिला हो, दूसरी बार में भी 5 मिला हो, आप तो बोलोगे कि मैं तो दोनों बार सक्सेस हो गया। या हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम 5 मिला हो, सेकेंड टाइम 6 मिला हो, तब भी आप बोलोगे कि हाँ मैं तो सक्सेस हो गया, क्योंकि मुझे तो 4 से बड़े नंबर चाहिए ना। हो सकता है आपको पहली बार 6 मिला हो लेकिन दूसरी बार 5 मिला हो, तब भी आप सक्सेस हो गए। या हो सकता है अपने को पहली बार 6 मिला हो, दूसरी बार भी 6 मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस 2 हो जाएंगे, समझा? ठीक है, नहीं समझा तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो कि आपको दोनों थ्रो में 5 और 6 नहीं मिले, यानी 4 से बड़े नंबर नहीं मिले, यानी आपका 0 हो गए। फिर हो सकता है कि आपको एक ही बार 5 या 6 मिला हो, या हो सकता है आपको दोनों बार 5 या 6 मिल गए, तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगी? 0 1 2। तो अब बात करते हैं कि जीरो रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। अब आपको थोड़ा वो 36 रिजल्ट इमेजिन करने पड़े।
जीरो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपको 5 भी नहीं मिला और 6 भी नहीं मिला ना। x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, x इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया 5 और 6 नॉट अपीयर, 5 और 6 not appear on uppermost face, on uppermost face of a die। मतलब 5 भी नहीं मिला 6 भी नहीं मिला, अच्छा तो आप बोलोगे कि मैं 0 बार सक्सेस हो गया, ठीक है। तो 5 और 6 नहीं मिला मतलब क्या क्या मिला, क्या क्या मिला होगा आपको, तब मिला होगा, आपको मिला होगा 1 1 मिला होगा, या 1 2 मिला होगा, या 1 3, या 1 4, 1 5 नहीं है, ठीक है। 1 5 में तो 5 आ गया ना, 5 आ गया तो आप सक्सेस हो गए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। 1 6 भी नहीं क्योंकि उसमें 6 आ गया, ठीक है। या फिर आप 2 1 मिला होगा आपको, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 नहीं, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। या फिर 4 1 4 2 4 3 4 3 4 4, बस यही आपके रिजल्ट रहेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो आप कि जीरो सक्सेस का मतलब क्या, कि आपने जो डाई को 2 बार फेंका है, ऊपर के अपर मोस्ट फेस में आपको 5 भी नहीं मिला 6 भी नहीं मिला, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 4 8 12 16, कितनी पॉसिबिलिटी 16। तो जीरो टाइम सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 16/36, 16/36। अब बात करते हैं कि वन टाइम सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वन टाइम सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हो जाएगा, वन टाइम सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, आपको अपर मोस्ट फेस पे 5 या फिर 6 एक ही बार मिला होगा, 5 या 6 अपीयर, 5 या 6 अपीयर ओनली एट वन फेस ऑफ अ डाई, ठीक है। 5 या 6 मिला होगा एक ही बार, लेकिन ठीक है ना, डाई के एक ही बार, समझ रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है एक ही बार ना, 5 या 6 एक ही बार, तो हो सकता है कि ये जो नहीं है ना 1 5 एक ही बार मिला, एक बार मिला तो भी आप सक्सेस हो गए ना। यहाँ पे लिखा है where success is defined as number greater than 4 appear at least one die, कम से कम एक डाई पे भी अगर 5 या 6 मिल गया तो भी आप सक्सेस हो गए। तो हमें एक बार तो 5 मिल गया ना, इसका तो हम सक्सेस हो गए, या फिर 6 भी हो सकता है, 6 मिला तो भी सक्सेस हो गए। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 5 एक पॉसिबिलिटी होगी, 2 6 एक पॉसिबिलिटी होगी, या फिर 3 5 एक पॉसिबिलिटी होगी, या फिर 3 6 एक पॉसिबिलिटी होगी। वैसे ही 4 5 या 4 6। अब ये मत सोचना कि सर अपन 5 5 भी लेते हैं, नहीं 5 5 तो 2 बार पॉसिबिलिटी होगी ना, क्या 5 6 ये भी 2 बार हो गया, समझो ना बात को, आप इसमें बस कंफ्यूज मत होना कि x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि 5 या फिर 6 एक ही बार अपीयर होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि सिर्फ 5 5 भी लेते हैं तो यहाँ पे तो 5 5 दो बार अपीयर हुए, या 5 6 लेते हैं तो 5 6 5 एक बार अपीयर हुआ 6 एक बार अपीयर है, यानी सक्सेस आपको कितने बार मिली है, 2 बार मिली है ना। लेकिन हम तो डिस्कशन कर रहे हैं एक ही बार सक्सेस मिलने पे, ओके। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5 1, ठीक है ना, 5 2 5 3 5 4। अच्छा इसमें 5 5 नहीं लोगे आप, ठीक है। 5 5 का क्या मतलब हो गया कि आप फर्स्ट टाइम भी सक्सेस हो गए और आप सेकंड टाइम भी सक्सेस हो गए। तो हम कौन सी केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, हम तो एक ही बार सक्सेस मिलने के लिए बात कर रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है फिर, 6 1 6 2 6 3 6 4, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स आएंगे, तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ऐसे, 16 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो एक बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी ये कितना हो जाएगा, 16/36, ओके।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि दोनों बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी। दोनों बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हो जाएगा कि 5 और 6 अपीयर ऑन बोथ uppermost फेस ऑफ डाई। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या मिल सकता है अपने को कि दोनों बार में या दोनों अपर मोस्ट फेस पे 5 या 6 मिलेगा। तो 5 भी चलेगा क्योंकि आप 2 बार सक्सेस हो गए, 5 6 भी चलेगा, यहाँ पे भी आप दोनों बार सक्सेस हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर 6 5 भी चलेगा, आप दोनों बार सक्सेस हो गए क्योंकि पहली बार में 6 मिला, दूसरी बार में 5 मिला, हो गए 2 टाइम सक्सेस। या 6 भी चलेगा, फर्स्ट टाइम 6 मिला, सेकंड टाइम 6 मिला। ठीक है, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 4 पॉसिबिलिटी आएगी। यानी कि 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 4/16, सॉरी 4/36। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि 0 टाइम्स सक्सेस होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 16/36 और 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 4/36। अब क्या करेंगे, बस एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ऊपर रैंडम वेरिएबल और नीचे उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। तो 0 टाइम सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 16/36। एक ही बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? ये भी 16/36। और दोनों बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4/36। ओके, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं कोई आपको गड़बड़ी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है करके। ठीक है, बट ट्राई तो मैं कर रहा हूँ कि सारी चीजें एक्यूरेट हो, बट होता है कभी कभी एक ह्यूमन एरर होता है क्योंकि यहाँ पे ये क्लासेस रिकॉर्डेड चल रहे हैं, मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं जो कि छोटी मोटी गलती को बता दें। तो अगर आपको कुछ लगता है कि सर आपकी यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है, आप कमेंट बॉक्स में वो गलती को बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम उसको रिमूव कर दूंगा गलती। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से एक बार देखो। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, मतलब एक लॉट है जिसमें 30 बल्ब का लॉट है, उसमें 6 बल्ब कैसे डिफेक्टिव है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। मतलब क्या किया, जैसे आप ऐसा समझो कि ये एक बैग है जिसके अंदर ना कितने 30 ऐसे बल्ब है, 30 बल्ब है। अब ये 30 बल्ब में से 6 बल्ब जो है, 6 बल्ब वो कैसे डिफेक्टिव है, 6 बल्ब डिफेक्टिव। तो इसका मतलब 24 बल्ब कैसे हो गए? नॉन डिफेक्टिव होंगे। 24 बल्ब नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, अब हमने क्या किया ना, इसमें से रैंडमली कोई भी 4 बल्ब निकाले विथ रिप्लेसमेंट। हाँ, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब समझो कि हमने पहले एक बल्ब निकाला, देखा डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव, वापस रख दिया। फिर दूसरा बल्ब निकाला, देखा डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव, तीसरा एंड चौथा, इस तरीके से। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट है। ये इवेंट कैसा है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आप जब पहली बार बल्ब निकाल रहे हो, देख रहे हो, वापस रख रहे हो, तो जब सेकेंड टाइम उस बल्ब निकालोगे तो उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव बल्ब की, वो पहले वाले पे डिपेंड नहीं करेंगी। दैट्स वाई इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल बल्ब कितने हैं? 36, जिसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 6। डिफेक्टिव बल्ब कितने? 6। तो अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं बोलूँगा उसको 6/24। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 6/20, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना। आप फर्स्ट टाइम जब बल्ब निकालोगे तब भी डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 6/30 होगी। जब सेकेंड टाइम बल्ब निकालोगे तब भी 6/30 रहेंगे, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम बल्ब निकाला उसको वापस रख दिया था।
ठीक है, तो ऐसे तीसरी चौथी बार भी होगा। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी। और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बल्ब है 6, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 24, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 24/30। ठीक है। अच्छा, x क्या डिफाइंड है यहाँ पे, x रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब जैसे आपने क्या किया, बैग के अंदर 30 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब निकाले 1 बाय 1 करके रैंडमली। तो क्या क्या हो सकता है कि चारों बार अपने को डिफेक्टिव बल्ब ना मिले, मतलब 0 डिफेक्टिव बल्ब। हो सकता है 4 में से सिर्फ एक ही बार डिफेक्टिव मिले, हो सकता है 4 में से सिर्फ 2 बार डिफेक्टिव मिले, या हो सकता है 3 बार, या हो सकता है चारों की चारों बार डिफेक्टिव बल्ब मिल गए। तो हमें यही रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 3, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो 0 डिफेक्टिव बल्ब, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने पहली बार बल्ब निकाला, मुझे डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, दूसरी बार भी बल्ब निकाला, दूसरी बार भी डिफेक्टिव नहीं मिला, तीसरी बार भी नहीं मिला, चौथी बार भी नहीं मिला, मतलब मेरा डिफेक्टिव बल्ब की बात कर रहे हो हम, तो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि चारों बार अपने को डिफेक्टिव बल्ब नहीं। तो पहली बार डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, तो आंसर आएगा 24/30। एंड दूसरी बार भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, तो प्रोबेबिलिटी 24/30। तीसरे बार भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी 24/30। और चौथी बार भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी 24/30। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये हो रहा है, इसमें 6 से डिवाइड जा रहा है, 6 4 जा 6 5 जा, 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 यानी ये कितना आ रहा है 4 × 4 × 4 × 4। तो ये बन गया आपका 16 × 16। अच्छा, नीचे में 5 × 5 25 और 5 × 5 25। तो 16 का स्क्वायर कितना 256, 25 का स्क्वायर 625। ये हमें मिल गई 0 बल्ब डिफेक्टिव मिलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ही बार डिफेक्टिव बल्ब मिला, एक ही बार डिफेक्टिव बल्ब मिला। तो अब एक बार डिफेक्टिव बल्ब कब कब मिल सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। देखो, पहली बार डिफेक्टिव बल्ब मिल गया, डिफेक्टिव बल्ब मिलने की प्रोबेबिलिटी 6/30। तो इसका मतलब दूसरी बार डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 24/30। तीसरी बार भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, 24/30। चौथी बार भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, 24/30। या फिर करते हैं तो प्लस आता है, या अब मैं ओरली कर रहा हूँ, या फिर पहली बार डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, दूसरी बार मिला, तो यहाँ पे आएगा 6/24/30 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 6/30। फिर तीसरी बार भी नहीं मिला 24/30, चौथी बार भी नहीं मिला 24/30। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या, पहली बार में नहीं मिला 24/30, दूसरी बार में नहीं मिला 24/30, तीसरी बार में मिल गया तो 6/30, चौथी बार में नहीं मिला फिर से 24/30। तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटी। और वैसे एक चौथी पॉसिबिलिटी होगी कि पहली बार में नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में नहीं मिला, चौथी बार में मिल गया। तो अगर आप देखोगे तो यही चीज़ आगे 3 बार रिपीट हो रही है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये तो 4 टाइम्स हो जाएगा फिर, क्योंकि 3 बार और रिपीट आएगी ना। फर्स्ट टाइम आएगी प्लस सेकेंड टाइम प्लस थर्ड टाइम प्लस 4 टाइम, तो 4 टाइम्स ऑफ टोटल थिंग्स। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। अब कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, 256/625 सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलो अब आते हैं कि अब हमको सिर्फ 2 बार डिफेक्टिव बल्ब मिले, 2 बार डिफेक्टिव बल्ब मिले, तो क्या क्या हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। पहली बार डिफेक्टिव मिल गया, दूसरी बार डिफेक्टिव मिला, तीसरी बार नॉन डिफेक्टिव, चौथी बार भी नॉन डिफेक्टिव, या पहली बार डिफेक्टिव, दूसरी बार नॉन डिफेक्टिव, तीसरी बार डिफेक्टिव, चौथी बार फिर नॉन डिफेक्टिव, तो 2 बार तो मिल ही गए। या पहली बार डिफेक्टिव, दूसरी बार नॉन डिफेक्टिव, तीसरी बार भी नॉन डिफेक्टिव, चौथी बार डिफेक्टिव। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी। या फिर क्या हो सकता है कि पहली बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरी बार में डिफेक्टिव, तीसरी बार में डिफेक्टिव, चौथी बार में नॉन डिफेक्टिव। या फिर क्या हो सकता है, पहली बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरी बार में भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरी बार में डिफेक्टिव, चौथी बार में भी डिफेक्टिव। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि पहली बार में नॉन डिफेक्टिव,
दूसरी बार में डिफेक्टिव, तीसरी बार में नॉन डिफेक्टिव, चौथी बार में डिफेक्टिव। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 6 बार ना, 1 2 3 4 5 6, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 6 पॉसिबिलिटी। तो 6 पॉसिबिलिटी बन रही है तो 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स कोई भी एक ले लेते हैं, 6 टाइम्स। तो डिफेक्टिव के लिए 6/30, फिर से डिफेक्टिव के लिए 6/30, नॉन डिफेक्टिव के लिए 24/30, नॉन डिफेक्टिव के लिए 24/30। तो यही कॉम्बिनेशन और बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन 6 बार बनेंगे, इसलिए हमने आगे 6 कर दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 96/625, 96/625। अभी कैलकुलेशन मैं आपको नहीं करा दे रहा हूँ, बट मुझे पता है कि आप में से हर एक बच्चा ये कैलकुलेशन तो कर ही सकता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि 3 बार डिफेक्टिव बल्ब मिलने की प्रॉपर्टी। 3 बार डिफेक्टिव बल्ब कैसे हो सकते हैं? पहली बार डिफेक्टिव मिल गया, दूसरी बार डिफेक्टिव, तीसरी बार डिफेक्टिव, चौथी बार नहीं मिला। या हो सकता है पहली बार मिल गया, दूसरी बार मिला, तीसरी बार नहीं मिला, चौथी बार मिल गया, 3 आगे डिफेक्टिव। या हो सकता है कि पहली बार में डिफेक्टिव मिला, दूसरी बार में नॉन डिफेक्टिव मिला, तीसरी बार में डिफेक्टिव, चौथी बार में भी डिफेक्टिव। या हो सकता है कि पहली बार में ही नॉन डिफेक्टिव मिल गया, दूसरी बार में डिफेक्टिव, तीसरी बार में डिफेक्टिव, चौथी बार में डिफेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे चारों केसेस में 3 बार अपने को क्या मिल रहा है? डिफेक्टिव मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे 4 केसेस आएंगी, तो सेम रिजल्ट की ना 4 टाइम्स। डिफेक्टिव के लिए 6/30, फिर से डिफेक्टिव के लिए 6/30, फिर से डिफेक्टिव के लिए 6/30, फिर नॉन डिफेक्टिव के लिए 24/30। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको 4 बार मिलेगी। ये पहली बार के लिए, दूसरी बार के लिए, तीसरी बार के लिए, चौथी बार के लिए, इसलिए आगे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 16/625। तो ये आपको मिल गया कि 3 बार डिफेक्टिव मिलने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब। अब लास्ट में करते हैं कि चारों बार डिफेक्टिव मिलने की। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, पहली बार भी डिफेक्टिव मिल गया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी। तो रिजल्ट कितना आएगा? 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? 1/625, 1/625। ठीक है, अब आगे क्या करना है? बस एक बॉक्स बनाओ, ऊपर रैंडम वेरिएबल, नीचे उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। तो आपको क्या तैयार हो गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या लगा? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते आ गई तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? अ कॉइन इज बायस सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। इसका मतलब क्या? कॉइन एक बायस है। बायस कॉइन का मतलब क्या होता है? जिसके साथ कुछ छेड़खानी की गई हो। ठीक है, जैसे हमारे जो कॉइन होता है उसको हम लोग कहते हैं अनबायस कॉइन। अनबायस कॉइन का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी सेम है, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी सेम और टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम, 50-50। लेकिन अगर मान लो कि मैंने हेड के साइड में ना एक क्या कर दिया, एक मैग्नेट लगा दिया। जो कॉइन है, कॉइन के हेड के साइड में क्या कर दिया? मैग्नेट लगा दिया। तो हेड वाली साइड क्या हो जाएगी? थोड़ी सी हेवी हो जाएगी। तो जब हम उसको मैग्नेट के साथ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ज़्यादा गिरने के चांसेस किसके? हेड। तो इसका मतलब टेल मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ग्रेटर हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं बायस कॉइन, मतलब जिसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की हो। ठीक है ना, बायस आपने वर्ड सुना ही होगा, बायस, अनबायस। ठीक है, तो जो अपने जो कॉइन होते हैं रेगुलर कॉइन, उसको कहते हैं अनबायस कॉइन, क्योंकि उसमें हेड और टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो यहाँ पे क्या बोला? एक बायस कॉइन है सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि वो कॉइन इस तरीके से बायस्ड है कि हेड जो है वो 3 टाइम्स है टेल के। ठीक है ना, हेड जो है वो 3 टाइम्स है टेल के। मतलब अगर आपको एक बार हेड मिल रहा है तो आपको 3 बार क्या मिलेंगे? टेल्स मिलेंगे। ये उनके आपस में क्या है? एक रिलेशन दिया है। तो इसका मतलब फिर हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी से। क्योंकि अगर आपको एक बार हेड मिल रहा है, इसका मतलब आपको 3 बार क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है। ये क्योंकि अगर यही तो पॉसिबिलिटी दी गई है ना
कि एक बार अगर हेड मिल रहा है तो वो किसके बराबर में है, 3 टाइम्स टेल के बराबर में। यानी हेड मिलने की जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो किसके बराबर में रहेगी, प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, अच्छा ये होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से। लेकिन जो हमें बात पता है कि हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 आता है। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के जगह 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो उसी तरीके से हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फिर टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। यानी अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि वो जो कॉइन है वो कैसे बायस कॉइन है, तो उस कॉइन की ना, जिस कॉइन की हम बात कर रहे हैं ना, उस कॉइन में टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी और हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर हमें क्या बोला, इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को क्या किया हमने, टू बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो कॉइन टॉस 2 टाइम्स, कॉइन टॉसेस 2 टाइम्स। ठीक है ना, 2 बार कॉइन को टॉस किया तो आपको पता ही है कि क्या क्या मिल सकता है अपने को, हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। और यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या दिया, रैंडम वेरिएबल क्या लेंगे, नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो अपने को एक बार भी टेल्स नहीं मिलेगा, 2 बार कॉइन को टॉस करना है, या हो सकता है एक ही बार टेल्स मिले, या हो सकता है दोनों बार भी टेल्स मिल जाए। अब देखते हैं कि 0 टाइम्स टेल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो 0 टाइम टेल मिला मतलब क्या, पहली बार में भी हेड मिल गया और दूसरी बार में भी हेड मिल गया, यही तो हो गया ना, पहली बार में भी हेड मिल गया, दूसरी बार में भी हेड मिल गया, इसका मतलब 0 टाइम्स हमें टेल मिला। तो पहली बार में हेड मिला तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। एंड सेकेंड टाइम भी हमें हेड मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/4, यानी ये कितना हो जाएगा 9/16। तो 0 टाइम हेड मिलने, सॉरी 0 टाइम्स टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 9/16। एक ही बार टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी, एक ही बार, तो एक ही बार टेल हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे एक बार टेल मिल गया, यहाँ पर एक बार टेल मिला। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली बार में हेड मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी 3/4, एंड सेकेंड टाइम टेल मिला तो 1/4, या फिर पहली बार ही टेल मिल गया तो 1/4, एंड रहा तो इनटू सेकेंड टाइम्स हेड मिला तो 3/4। तो इसको जब आप देखोगे तो दोनों के बेस सेम है, तो 16 ऊपर में कितना आएगा, 3 + 3 6, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये आ गई आपको 1 टाइम टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी। और दोनों बार टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दोनों बार टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी मतलब पहली बार में भी टेल मिल गया यानी 1/4, एंड सेकेंड टाइम में भी टेल मिल गया तो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/16। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस सिचुएशन में ना, इस सिचुएशन के अंदर 0 टाइम्स टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 9/16, एक बार टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/8 और 2 बार टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/16। अब क्या करो, बस इसको एक बॉक्स के अंदर बना लो, उसी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ऊपर में आएगा रैंडम वेरिएबल और नीचे आएगा उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। 0 टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी, 9/16। 1 टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/8, और दोनों बार टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/16। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। सो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं, क्योंकि मैं इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, ताकि क्लास 12 की प्रिपरेशन करने वाले हर एक बच्चों को माइन्यूट चीज़ों से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे।
ठीक है। आई होप कि आज के वीडियोज़ में मैंने जो भी डिटेल सोल्यूशन दिया आपको सबको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियोस आप लोगों के क्लास 12 की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत हेल्प करें। ठीक है, जो कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बता सकते हो। वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको किसी और चैप्टर्स के भी वीडियोज़ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए उन चैप्टर्स के वीडियोस पहले तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, यहाँ से हार्डली 3 या 4 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसी चैप्टर्स के जैसे और भी काफ़ी चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास।